हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। जैसा कि आप सभी ने वीडियो का थंबनेल देखा और वे सभी स्टूडेंट जो एमपीएससी 001 के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने मास्टर्स के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की नई वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेकेंड ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन काफी बड़ा है तो क्वेश्चन कई तरीके से बन सकते हैं। सिंपली क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, यहाँ पर निगमनात्मक शब्द नहीं इस्तेमाल होगा। तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा कि नेहरू के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारण थे। तो मेजरली 3 फैक्टर्स थे जिसमें से एक हम आज डिस्कस करेंगे और ये वीडियो काफी लॉन्ग हो जाती है अगर तीनों आपसे पूछ लिए जाते एक साथ में। तो इसीलिए या तो एक कोई सा भी पूछा जाएगा, अगर तीनों एक साथ पूछे गए तो आप सभी के लिए ये चीजें बहुत आसान हो गई क्योंकि थोड़ा थोड़ा लिखना होगा। उससे भी विशेष बात आप सभी के लिए ये है कि जो स्टूडेंट्स नहीं जानते वो इस चीज को ध्यान रखें कि आपके पास में ये जो सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर में होगा और सेकेंड ईयर के अंदर जो एग्जाम में आप सभी को 3 घंटे की जगह 2 घंटे मिलते हैं और एक पेपर आपका 50 नंबर का आता है जिसमें 10 क्वेश्चन आएंगे और 5 क्वेश्चन आपको इसमें करने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर नेहरू जी के कार्यकाल की। तो सबसे पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए कि नेहरू जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कब से कब तक रहे। तो नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर कब से कब तक रहे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 46, 6 और 4 का कॉम्बिनेशन है, यहाँ भी 6 और 4 का ही कॉम्बिनेशन है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि 46 आप बोलोगे यहाँ पर कैसे प्रधानमंत्री बन गए, तो आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेजों द्वारा हमारी एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी जिसे हम बोलते हैं अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री भी थे वो नेहरू जी ही थे। इसीलिए यहाँ पर ये लाइन आप सभी के लिए मेंशन भी की गई है कि 1947 से पहले ही सितंबर 1946 में नेहरू जी को अंतरिम सरकार नियुक्त की गई थी और उसमें जो है नेहरू जी वो कौन थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो पीएम थे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई नेहरू के काल में विदेश नीति कैसी थी, तो उस समय परिस्थिति कैसी थी आपको पहले ये समझना है। तो उस समय की परिस्थिति ये थी कि उस समय जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो हाल ही के वर्षों में उस समय भारत को ब्रिटिश की उपनिवेश शासन से मुक्ति मिली थी, आजादी मिली थी और भारत जो है वो एक नवीन स्वतंत्र एक नया देश था। और जैसे ही भारत आजाद हुआ तो उसके सामने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2 महाशक्तियां थी। आपने क्लास 12th में ग्रेजुएशन में कोल्ड वॉर पढ़ा है, तो ये 2 महाशक्ति, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ जिसे हम रूस के नाम से भी जानते हैं। उस समय अंतरराष्ट्रीय जगत में शीत युद्ध चल रहा था और शीत युद्ध के वातावरण के कारण में अंतरराष्ट्रीय जगत पर बड़ी महाशक्तियां छोटे देशों को अपने खेमे में शामिल कर रही थी और छोटी महाशक्तियां भी बड़े देशों के साथ शामिल इसलिए हो रहे थे ताकि वो अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें। इसी वजह से हम यहाँ देखते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में नेहरू जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि भारत को जो ये आजादी कठिन संघर्षों से प्राप्त हुई है भारत दोबारा से किसी या तो सूबे संघ का या फिर अमेरिका का उपनिवेश की तरह बन जाए या उनका पिछलग्गू देश बन जाए। इसीलिए भारत ने क्या किया कि भाई अपनी एक अलग नीति निर्धारण करने की सोची। उस समय जो हमारे देश के 2 पद प्रधानमंत्री जी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, एक तो विदेश मंत्री का पद और दूसरा प्रधानमंत्री का पद, दोनों ही संभाल रहे थे। इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बेसिक से अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न एजुकेशन ग्रहण करी थी, पश्चिमी शिक्षा ग्रहण करी थी, परंतु व्यक्तिगत रूप से ये मार्क्सवाद से प्रेरित थे। मार्क्सवाद से प्रेरित होने का मतलब क्या है, मार्क्सवाद से प्रेरित होने का सिंपल सा मतलब ये था कि ये ऐसा नहीं चाहते थे कि आप सभी को पता है भारत के अंदर बहुत ज्यादा असमानता होती है, तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि भारत के अंदर असमानता बढ़े, गुट बढ़े, अमीर लोग और अमीर हो। इसीलिए ये चाहते थे समाज में एक ऐसा विकास हो जो सबको साथ लेके चले और समाज में ऐसी विकास की प्रक्रिया अगर हम देखें तो जो सबको साथ लेके चलती है वो समाजवादी विचारधारा में ही देखने को मिलती है। तो भारत ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि किसी एक गुट के साथ शामिल हो जाए और अपनी स्वतंत्रता को खो दे। ये बात ध्यान रखनी है, पहली बात तो ये। तो इसी प्रकार उन्होंने देश को
उस समय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, दोनों गुटों से अलग रह के अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन किया और अपनी इस स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन करने के अनुसरण को ही गुटनिरपेक्षता की नीति कहते हैं। गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी। ध्यान रखना है, नेहरू जी की जो विदेश नीति थी उसमें 3 बातें सबसे खास थी। सबसे पहला ध्यान रखना है कि ये थी कि कठिन संघर्षों से, ध्यान से सुनेंगे, कठिन संघर्षों से प्राप्त स्वयं प्रभुत्ता को बनाए रखना, संप्रभुत्ता को बनाए रखना, यहां से लिखेंगे हम, को बनाए रखना। सबसे फर्स्ट पॉइंट था इनका बनाए रखना। सेकंड पॉइंट था इनका तेज गति से विकास करना। और थर्ड पॉइंट अगर आप देखेंगे तो उसमें गुटनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट भी हमें दिखता है। मैं गुटनिरपेक्षता को नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट लिख देता हूं, नेम। आपको ध्यान रखना है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को हम नेम लिख देते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो भाई उस समय आप देखेंगे 7 सितंबर 1946 को एक क्या हुआ, प्रसारण में नेहरू जी को क्या किया गया, अंतरिम सरकार का अध्यक्ष बनाया गया। आपको ध्यान रखना है। और उस समय आजादी की घोषणा भी नहीं हुई थी। आप सभी को ध्यान रखना है कि भारत पूरी तरीके से आजाद नहीं हुआ था। कब की बात हो रही है, सितंबर माह में 1946 की बात हो रही है। ध्यान रखना है आप सभी को। और जब भारत को 15 अगस्त 1947 को अगर आजादी भी मिल गई, तो आप सभी को पता है कि इस समय हमारे देश में लोकतांत्रिक इलेक्शन नहीं हुए थे। लोकतंत्र के अगर इलेक्शन देखें हम तो स्टार्ट तो 1951 से ही हो गए थे, परंतु ये एंड जो है ये फरवरी 1952 में, कब, फरवरी 1952 में एंड हुए। इसीलिए यही डेट मानी जाती है पहले इलेक्शन की। स्टार्ट जो है 1951 से ही हो गए थे। भारत एक बड़ी ज्योग्राफिकल कंट्री है, इसीलिए हम ये देखते हैं कि भारत के अंदर इलेक्शन होने में काफी समय लग गया। आज के समय में भी हमारे पास ईवीएम जैसी सुविधाएं हैं, परंतु टाइम लग जाता है। अब यहाँ पर देखिए, तो भाई भारत को आजादी तो मिल गई, लेकिन उस समय अंतरिम जो प्रधानमंत्री वो ही थे और उनका एकमात्र लक्ष्य ये था कि भाई जो भी अपनी उपनिवेश है या फिर जो जातिवाद है हमारे देश के अंदर, जिसकी वजह से हम बटे हुए हैं, हमें ये सिस्टम खत्म करना है। और साथ ही साथ हम दोबारा से किसी गुट में ऐसे शामिल नहीं होंगे जिससे हमारी आजादी छिन जाए। साथ ही प्रधानमंत्री जी नेहरू जी ने एक बात और सुनिश्चित करी थी कि चीन और साथ ही जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उन सभी के साथ हमें घनिष्ठ संबंध बनाने, अच्छे संबंध बनाने, ताकि कल को हमें किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो हम क्या कर सके, एक दूसरे का सहयोग कर सकें। नेहरू की शब्दों में यहाँ पर आप लोगों के लिए सिंपल ही है कि हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपनी नीति को एक मुक्त राष्ट्र के रूप में पूरी तरीके से भाग लेने में दिलचस्प रखते हैं। यानी हम किसी भी देश के पिछलग्गू नहीं बनना चाहते, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, ना ही हम अन्य राष्ट्रों की जो है दबाव को झेलेंगे और ना ही हम किसी पे दबाव बनाएंगे। अगर हम बात करें कुल मिला के तो औपनिवेशिक शासन से हम आजादी चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हर किसी का विकास तेजी से होता रहे। तो इस जगह तक आप सभी को इस चीज के ऊपर जोर देना है। अगली बात करें तो भाई भारत जो है उस समय के जो प्रधानमंत्री है वो किसी भी प्रकार के सैनिक गुटों में शामिल नहीं होना चाहते थे। अब ये सैनिक गुटों में शामिल ना होने वाला क्या कॉन्सेप्ट है, तो जरा मैं आपको यहाँ पर बता दूं। आप सभी ने क्लास 12 में पढ़ा है और नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अप्रैल 1949 को क्या हुई थी, नाटो की स्थापना, जो कि पश्चिमी गुट के द्वारा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसके बारे में मैंने यहाँ पर भी आप सभी के लिए जिक्र किया है, तो आप लोग चिंता ना करें। तो उस समय एक तो ये नाटो बना था और उस समय अगर आप देखेंगे तो सीटो भी बनाया था, ये नाटो, इसके अलावा सीटो, और यहाँ पर देखेंगे आप तो सेंटो, ये सेंटो, ये तीनों के तीनों गुट जो है ये शीत युद्ध के काल में ये दोनों के दोनों, आपको ध्यान रखना है, ये लगभग अप्रोक्सीमेटली 1955 से 56 के लगभग में बने थे। और सोवियत संघ के द्वारा भी एक संगठन बनाया गया था जिसका नाम था वार्सा पैक्ट। अब देखो यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन तो हम पढ़ नहीं रहे, लेकिन बट फिर भी आप सभी को मैं जितनी भी ज्यादा डिटेल्स दे सकता हूँ, जितना ज्यादा क्लियर कर सकता हूँ, मैं उतना करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए किसी भी गुट के साथ में नेहरू जी नहीं शामिल होना चाहते थे, वो गुटनिरपेक्ष रहना चाहते थे। इसलिए नेहरू जी ने गुटनिरपेक्षता का एकमात्र रास्ता चुना और उसके जरिए राज्य में परिवर्तन लाने की सोची। और साथ ही साथ
ये किससे सीख ली थी? तो आप कह सकते हो कि भाई भारत ने भी ऐसा इसलिए कहा कि हम किसी गुट में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति थे जिनका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन, इन्हीं के नाम पे अमेरिका की राजधानी का नाम भी रखा है। उन्होंने अपने भाषण में, ध्यान रखना, 1976 में अपने कार्यकाल में, जब उनका कार्यकाल था, तो उसमें उन्होंने अपने देशवासियों से कहा था कि भाई हमें विश्व में किस देश में क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या घटनाएं घट रही हैं, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, और हम तो सिर्फ एक काम करेंगे। हम क्या करेंगे? हम सिर्फ अपना तेजी से विकास करेंगे, हम दूसरों के फट्टों में, दूसरों के मामलों में हम टांग नहीं अड़ाएंगे। और ठीक इसी तरीके से गुटनिरपेक्षता को अपनाते हुए भी जो है, जो नेहरू जी हैं, उन्होंने यही दलील दी थी कि हम किसी भी सैनिक गुट का बंधन या किसी भी सैनिक संगठन का हिस्सा नहीं बनना चाहते। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में अमेरिका और सोवियत संघ के द्वारा, अमेरिका के द्वारा नाटो, और देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, और इसके जवाब में सोवियत संघ ने आगे चल के, आप देखेंगे सोवियत संघ ने आगे चल के क्या किया था, वार्सा पैक्ट बनाया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी बने थे कुछ, तो मैंने बता दिया, जो यहाँ पर डिटेल नहीं है मैंने वहां पर भी बता दिया। तो उस समय गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय क्या था कि विश्व की राजनीति में तटस्थ रहना। वो ना तो सोवियत संघ में पूरी तरीके से शामिल थे और ना ही वो पूरी तरीके से अमेरिका के साथ। वो अपनी विदेश नीति का स्वतंत्र संचालन करना चाहते थे। अगर वो किसी भी प्रकार के, अगर आपने गुटनिरपेक्षता मुझसे पहले पढ़ रखा है तो आपको ये सब चीज बिल्कुल क्लियर लग रही होगी। अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप लोगों की तैयारी एग्जाम की हम करवाएंगे, जैसे हमने पहले फर्स्ट ईयर में हमने आप लोगों के लिए करवाई थी। तो नाउ यहाँ पर आप देखेंगे कि तटस्थता की नीति कैसी नीति होती है। तटस्थता की नीति कोई कायरता की नीति नहीं होती। एक बारी गुटनिरपेक्षता की नीति को पलायन की नीति कई लोग कहते हैं, तो दिट इज नॉट एक कायरता की नीति नहीं थी बिल्कुल भी। ये तटस्थ रहना, तटस्थ रहना मतलब किसी का पक्ष न लेना, ना तो अमेरिका की तरफ ना ही सोवियत संघ। भारत कुल मिला के गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपना रहा था? तो वो एक सकारात्मक सोच थी, ताकि कोई और हम पे अपना प्रभाव ना बना सके और हम स्वतंत्र रूप से अपने देश की जो है विदेश नीति का संचालन कर सके। इसीलिए कोई भी हम पे दबाव जो है वो ना डाल सके। इसके साथ ही देखेंगे और भी सैनिक संगठन बनते हैं, जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया। जो सेंटो, इसका नाम केंद्रीय संधि संगठन है, जिसको हम सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी यानी सीटो, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, इसका नाम ये कहलाता है। इसके अलावा दोनों देश, अमेरिका की बात करें या सोवियत संघ की, तो वो अपने विचारधारा का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। समाज, जो सोवियत संघ है वो जो है साम्यवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए, अमेरिका जो है सोवियत संघ के प्रचार को रोकने की कोशिश कर रहा था। सोवियत संघ अमेरिका के प्रचार को, अमेरिका अपनी पूंजीवादी विचारधारा को फैलाना चाहता था। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो सीटो है, ये जो सीटो है और ये जो सेंटो, दो संगठन अमेरिका ने और बनाए थे। ये दोनों संगठन क्यों बनाए थे मैं आपको बता दूं। आप मैप में देखोगे तो आपको एक तो मिलेगा उत्तर, देखो ये भारत का जो पोर्शन है, ये भारत का इंडिया का जो पोर्शन है, इस पोर्शन के यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस वाले साइड में यहाँ पर आपको वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया ऐसे कंट्रीज मिलेंगे। इन कंट्रीज को दक्षिण जो है पूर्वी एशियाई देश कहा जाता है। यहाँ पर जो है सोवियत संघ का प्रभाव बढ़ रहा था, और सोवियत संघ के प्रभाव बढ़ने के कारण में हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई यहाँ पर अमेरिका ने एक संगठन बनाया जिसका नाम सीटो था। इसके अलावा अफगानिस्तान और उसके आसपास जब सोवियत संघ का प्रभाव बढ़ने लगा था अफगानिस्तान के युद्ध के से पहले ही, तो वहां पर उस समय सेंटो बनाया गया ताकि वहां पर सोवियत संघ का प्रभाव ना बढ़ सके। अब इन दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट में आप एक चीज देखोगे कि भाई जो है पाकिस्तान से सेंटो का भी हिस्सा बना और सीटो का भी बना। रीजन क्या था कि ताकि अमेरिका से वो सैनिक सहायता प्राप्त कर सके। देखिए यहाँ पर मेंशन है, लेकिन भारत के विरुद्ध वो हथियार को ले सके अमेरिका से और यूज कर सके, और अमेरिका ने ऐसे किया भी, उसको मेंबर भी बनाया, हथियार भी दिए, परंतु उसको इतनी सफलता नहीं मिली। भारतीय ने क्या किया, शीत युद्ध के काल में अगर हम देखें तो शीत युद्ध के काल से ही हम पहला युद्ध देखते हैं 1947 से 48 इस बीच में, उसके बाद में 1965 में, उस बीच में 1971 में, ये तीन युद्ध हमारे जो कोल्ड वॉर में हुए और तीनों में भारत विजय, भारत विजय। इसके अलावा एक जो कारगिल संघर्ष हुआ था, कारगिल संघर्ष 1998 के अराउंड समथिंग या 1999 आप ये देख लेंगे, तो इसमें हम भी देखते हैं, इसमें भी भारत ही विजय रहा। इसमें भी कौन विजय रहा, इसमें भी भारत ही विजय रहा। तो आपको कोई संघर्ष और कोई भी आपको समस्या लेने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर। अब इसके बाद में, अब भाई ये मेंबर क्यों बना, ताकि दो, एक तो हथियार मिल जाए और दूसरा जब भी ये संयुक्त राष्ट्र के अंदर जो है कश्मीर मसले को उछाल सके और अमेरिका अपनी वीटो इसी की तरफ लगाए, इस चीज को लेकर हुआ। तो भाई कश्मीर मुद्दे पे भी कई बार सवाल उठे, और पंडित नेहरू जो थे वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो एक कह सकते हैं हम कैसे थे, आदर्शवादी थे। कैसे थे वो, आदर्शवादी। आदर्शवादी कैसी विचारधारा होती है, आदर्शवादी वो विचारधारा जो कि कानूनों और एक तो कानूनों और
आपको ध्यान रखना है, न्याय सर्वोपरि मानते हैं। उनका कहना है कि भाई लोगों के द्वारा, संगठनों के द्वारा हमारे जो भी मतभेद है उनको, कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कराया जा सकता है, परंतु बार बार ही पाकिस्तान ने मौका देखकर अपनी चालबाजी की। हालांकि कश्मीर जो है आज तक वो पूरी तरीके से जीत नहीं पाया, लेकिन 1965 में जो वॉर हुआ था उसमें से पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर जिसे हम बोलते हैं, ये उसके अंडर में पूरी तरीके से अभी पीओके है, कश्मीर का कुछ हिस्सा बन गया है। तो अब देखो ये जो कश्मीर मसला है, जो हम देखते हैं, ये जो कश्मीर मसला है, जो हमारा ये कश्मीर मसला है, कश्मीर मसला, इस कश्मीर मसले में हमें एक चीज दिखती है कि ये एक प्रिज्म बन गया। प्रिज्म मतलब जैसे तीनों तरफ से हम देखें, क्लास 10th में आपने देखा होगा, एक तरफ भारत है कश्मीर को लेकर, ये कहता है मेरा हिस्सा, क्योंकि जो हरि सिंह राजा थे यहाँ के, उन्होंने हमसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे सिग्नेचर करे थे। और दूसरे नंबर पे हमारे जो है वो पाकिस्तान, वो भी कहते हैं कि भैया नहीं, ये तो हमारा, तो हमें चाहिए, क्योंकि बहुसंख्यक यहाँ पर मुस्लिम है। क्योंकि भारत का जो विभाजन हुआ था, जब भारत में हिंदू पाकिस्तान जो दो देश बने थे, वो इसी आधार पे हुए थे, धर्म के आधार पे हुए थे। तो ये विभाजन की जो ये प्रक्रिया है, इसको आपको समझना है। इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब भी कश्मीर मसले की बात हुई, तो उसमें सोवियत संघ ने हमारी हेल्प करी है। पाकिस्तान की हेल्प किसने करी है? तो आपको ध्यान रखना है, पाकिस्तान की हेल्प करी गई है। किसके द्वारा? तो पाकिस्तान की हेल्प की गई है अमेरिका के द्वारा। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में आप सभी को ध्यान रखना है, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जब भी शीत युद्ध का एक मुद्दा भी बना रहा था, ये 1971 में हम डायरेक्टली देखते हैं कि जो एक तरफ इंडिया है, एक तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान है। जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो है वो अमेरिका मदद करता है, अमेरिका मदद करता है, और यहाँ पर जो है यूएसएसआर, जो सोवियत संघ है, वो भारत की हेल्प करने के लिए यहाँ पर आता है। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे 1949 में। इसमें देखते हैं कि भाई जो नेहरू जी है वो तत्कालीन विदेश मंत्री भी थे, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया। तो अमेरिका के यहाँ पर, हमारे यहाँ पर कौन है, विदेश सचिव आते हैं जिनका नाम था डीन एक्सन। ध्यान रखना है आपको नाम। ये इन्होंने बताया कि पंडित नेहरू जो है वो कश्मीर मसले को रिसॉल्व करवाना ही नहीं चाहते, बातचीत करके। ये रवैया इनका ऐसा इसलिए था क्योंकि हम कई हद तक जो है सोवियत संघ से हमारे संबंध अच्छे थे इसीलिए, और पाकिस्तान का वो फेवर करते थे इसीलिए, और कोई बात नहीं थी। इसके बाद में हमारे जो नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उनके बीच में और इनके बीच में ज़्यादा अच्छी बातें नहीं हो पाई, या ज़्यादा कह सकते हैं हम सद्भावना नहीं बन पाई, जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी जी और देश के नेताओं के साथ में बना लेते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखते हैं, हमारे साथ में ये प्रॉब्लम निकल के आती है। इसके बाद में आगे चल के जो एक्शन है, इसके उत्तराधिकारी जॉन फास्टर ये आए, तो इनके संबंध भी हमसे ज़्यादा बेटर नहीं रहे। पूरे कोल्ड वॉर के टाइम पे भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं रह पाते, और जो है क्या इन्होंने सैनिक गठबंधन को बढ़ावा दे रहे थे, क्योंकि वो अमेरिका की लगातार हेल्प कर रहे, अमेरिका जो लगातार पाकिस्तान की हेल्प कर रहा था। हेल्प क्यों किया जा रहा था? ताकि भारत जो है वो जो है सोवियत संघ से अलग रहे, लेकिन सोवियत संघ हमारी हेल्प करता था, तो हम क्यों अलग हुए? क्या पता हम उससे अलग हो जाए और फिर पाकिस्तान उसकी हेल्प लेकर हम पे हमला कर दे, तो ये प्रॉब्लम हो सकती थी हमारे लिए। इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ में जब भी जो है सुरक्षा परिषद की बात होती है, वहां पर स्थायी मेंबरों की बनने की बात होती है, तो भाई सोवियत संघ का हमेशा सपोर्ट रहता है, कश्मीर मसले पे भी हमेशा सपोर्ट रहता है। इसके अलावा अगर देखेंगे, अंग्रेजों ने भी एक ही बात और अमेरिका ने भी एक ही बात की थी, फूट डालो राज करो की नीति, और इसी तरीके से आप लोग को ध्यान रखना है, इन्होंने अपने उपनिवेशवाद को बढ़ाने की कोशिश ज्यादा से ज्यादा करी थी। इसके अलावा ये वाला जो गुटनिरपेक्षता की तरफ झुकाव जो है, ये वाला कॉन्सेप्ट हम बार बार अभी आगे भी रिपीट करेंगे आप सभी के लिए। होपफुली आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी को अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर तैयार करना है। सो होपफुली आज की इस नई वीडियो से आप सभी को वैल्यू मिली हो, तो आप हमसे जुड़े। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कुछ वेरियस इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, आप उन लिंक्स को फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ये आपकी स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा है, आप इन नंबर्स के थ्रू हमसे कनेक्ट होना चाहें तो आप कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी कुछ लिंक है, आप सोशल मीडिया के अकाउंट में वहाँ भी जुड़ सकते हैं, और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।